दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप कई कक्षाओं को ले चुके हैं, ये आपका एक नया टॉपिक बाल विकास के अंतर्गत इस टॉपिक का नाम है बाल केंद्रित शिक्षा, जिसे कहते हैं चाइल्ड सेंट्राइड एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा के बाद में जब बात आती है तो बाल केंद्रित शिक्षा में पहला ही एक प्रश्न उठ जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा है क्या। इस पर अगर चर्चा करें तो सीधा सीधा सा है। देखिए, बाल केंद्रित यथा नाम तथा गुण, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण है। दैट मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र बिंदु ही बालक है। सीधा सीधा सा है, नाम ही है, मैंने कहा यथा नाम तथा गुण, वैसा ही है। बाल केंद्रित शिक्षा के सेंटर में, केंद्र बिंदु में कौन? बालक। और यहां पर जब बालक केंद्र बिंदु है तो बालक की रुचि, बालक की क्षमता को ध्यान में देकर ही शिक्षा प्रदान किया जाना है। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर बालक केंद्र बिंदु में है और बालक की रुचियों को देखते हुए, उसकी प्रवृत्तियों को देखते हुए, उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा को दिया जाना या शैक्षणिक व्यवस्था को किया जाना ही क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। अब बात आती है कि यहां पर यह बाल केंद्रित शिक्षा क्यों जरूरी है। तो बालक की दैनिक कठिनाइयां जो होती थी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, और क्योंकि बालक ही महत्वपूर्ण है, भावी समय में बालक पर ही ध्यान दिया जाना जरूरी है, जो इससे पहले पूर्ववत नहीं होता रहा, जिससे पलायन देखा गया किसका? विद्यार्थियों का, बालकों का। इसलिए चाइल्ड सेंट्राइज एजुकेशन सिस्टम में मूलतः बालक को ही केंद्र बिंदु और आधार बिंदु बनाकर बालक की क्षमताओं को, बालक की प्रवृत्तियों को, बालक की दैनिक जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको ध्यान में रखकर शैक्षणिक व्यवस्था को बनाया गया, जहां मुख्यतः ध्यान दिया गया साधनों पर, संसाधनों पर, उनके चयन पर। कोशिश की गई कि वह व्यवस्था की जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा बालक को क्या किया जा सके? संतुष्ट किया जा सके, मानसिक उत्साह उत्पन्न किया जा सके बालक का। दैट मीन्स सहायता करना किसकी? बालक की। क्या करने के लिए? कार्य क्रियाओं को करने के लिए, जिससे वह मेंटली प्लस फिजिकली, अर्थात मानसिक और शारीरिक रूप से शिक्षा उसके प्रवृत्ति, क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप हो, इस चीज पर ध्यान देना और बालक को सिखाने के लिए आवश्यक जिन संसाधनों की जरूरत है उसे सुलभ कराना, यही बाल केंद्रित शिक्षा का मूल आशय है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही है बालक का चहुमुखी विकास करना। अब चहुमुखी विकास होगा कब? जब बालक की रुचियों के अनुसार, उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था का आयोजन किया जाएगा। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसे हम चाइल्ड सेंट्राइड एजुकेशन कहते हैं। आपके लिए सीधा सिंपल सा कहें तो बालक की मूल प्रवृत्ति, क्षमता, आवश्यकता को देखते हुए ऐसे साधन संसाधनों की व्यवस्था की जाए जिससे बालक की शारीरिक और मानसिक अभिरुचियों का विकास हो। इन चीजों को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे बालक अपना चहुमुखी विकास कर सके। देन शिक्षा में समावेश करना उन प्रणालियों का, उन क्रिया प्रणालियों का जो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक हैं, बालक की रुचि, क्षमता, प्रवृत्ति के अनुसार है, जिस व्यवस्था से बालक शारीरिक मानसिक उत्साह के साथ कार्य विधियों को करते हुए, क्योंकि केंद्र बिंदु बालक है, तो बालक को ही ध्यान में रखकर सारी क्रिया विधि को करना ही चाइल्ड सेंट्राइड एजुकेशन सिस्टम कहलाता है या बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। क्लियर है? बहुत साधारण सा टॉपिक है, समझ में भी आया होगा आपको। और जब ये चीजें समझ में आ जाए तो इसमें एक चीज करना आपके लिए जरूरी, सब्सक्राइब करते चलिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाइए। अब बात आती है कि बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत क्या है, अर्थात हम बात कर लेते हैं किनकी? सिद्धांतों की। सिद्धांतों की बात करेंगे, बड़ा इजी सा है। क्या है इसके सिद्धांत? एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। पहले ही सिद्धांत है क्रियाशीलता का। किसका सिद्धांत? क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या कहता है यह? क्रियाशीलता का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों को क्रिया करने
अब बालक क्रिया करता कैसा है ऑलरेडी आप जानते हैं। प्रारंभिक क्रिया उसके शारीरिक अंगों से ही होती है, अर्थात हाथ हैं, पैर हैं। इन सारी चीजों से बालक को अनुभूति जन्य यथार्थ और वास्तविक ज्ञान जब आप देंगे और जब बालक की वह चीजें उसकी रुचि अनुरूप होंगी तो आप देखेंगे बालक क्रियाशील हो जाएगा। यहां सीधा सीधा सा मैं कहूं, क्रियाशीलता सिद्धांत यह बताता है कि ऐन्द्रिक इंद्रियों पर, ठीक, और क्योंकि 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों पर फोकस करके, और ये इंद्रियां ही क्या है, ये इंद्रियां ही कर्मेंद्रियां हैं। तो कई बार कहा जाता है कर्मेंद्रियों का सिद्धांत कौन सा है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अर्थात कर्मेंद्रियों का प्रयोग करना आप बालक को आरंभ कराएं, और जब ये कर्मेंद्रियों का बालक प्रयोग करता है तो बालक स्वतः ही क्रियाशील हो जाता है, आपको क्रियाशील नहीं करना पड़ता। और इसके प्रभाव कई बार आता है, क्रियाशीलता सिद्धांत का प्रभाव क्या है, तो दीर्घकालीन रूप से और प्रभावी रूप से यह कर्मेंद्रीय प्रयोग सिद्धांत है, और जिसके माध्यम से प्रभावी अध्ययन अध्यापन की क्रियाविधि में बालक स्वतः संलग्न हो जाता है। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में क्रियाशीलता के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जो ऐन्द्रिय क्या है, इंद्रियों से संबंधित है। क्लियर है। दूसरा अगर ले तो फर्स्ट सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत ले तो दूसरा है प्रेरणा का। किसका, प्रेरणा सिद्धांत। ऑलरेडी प्रेरणा सिद्धांत हम जानते हैं, प्रेरणा सिद्धांत का सीधा सीधा मोटिवेशन प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। ये मोटिवेशन प्रिंसिपल्स में आप जानते हैं बच्चे को आप मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन कई बार आता है, प्रेरणा के टाइप्स क्या है, 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बाह्य और आंतरिक, ठीक, या जिसे आप लोग अक्सर कहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। इसके लिए आप क्या करते हैं, एक तो टीचर शिक्षक स्वयं अपना आदर्श व्यवहार रखता है, उत्तम नैतिक कहानियों आदि को सुनाता है, महापुरुषों वैज्ञानिकों की जीवनियों आदियों का उदाहरण देता है। आइडलिज्म, आदर्श की कहानियां अक्सर आपने सुनी होंगी, ये आदर्श की कहानियां आखिर संबंध, कई बार प्रश्न आ जाता है, महापुरुषों आदि की चीजें जब बताई जाती हैं तो यह बाल केंद्रित शिक्षण में किससे संबंधित है, मोटिवेशन प्रिंसिपल से संबंधित है, प्रेरणा सिद्धांत से संबंधित है। अब तीसरी चीज आती है सिद्धांत में ही जीवन से संबंधित। किससे संबंधित, जीवन से संबंधित सिद्धांत। क्योंकि कहा गया एजुकेशन या शिक्षा का मूलाधार क्या है, जीवन को सुगम बनाना, सरल बनाना, प्रभावी बनाना, या जीवन में लक्ष्यगत जो उद्देश्य हैं जीवन के, अर्थात स्वावलंबी बनना। तो कहा यह गया यथार्थ और वास्तविक ज्ञान जो बालक के नजदीक भी है, जो उसके लिए उपयोगी भी है, उसके आने वाले जीवन के लिए भी उपयोगी है। कोशिश शिक्षक को करना चाहिए कि चीजों को किससे जोड़े, सिर्फ अकेले आदर्श से नहीं, आइडियलिज्म से नहीं, क्योंकि बच्चा उससे सहज जुड़ नहीं पाता। आप दैनिक जीवन से चीजों को जोड़ दीजिए, बड़े आसानी से बालक, क्योंकि बालक को यह महसूस होने लगता है कि यह चीजें उसके जीवन के लिए जरूरी है, उसके भविष्य के लिए जरूरी, वह स्वक्रिया करने लगता है, और ये चीजें उसे आत्मनिर्भर भी बनाती हैं, स्वावलंबी भी बनाती हैं, और आने वाले समय में शिक्षा सिर्फ कोरी आदर्श आत्मक मत नहीं रह जाती, बल्कि क्या हो जाती है, व्यवहारिक और वास्तविक हो जाती है। तो यह भी चीज जरूरी है। इसके साथ ही अगर देखें तो सिद्धांतों में ही जिक्र आता है, मैंने बार बार बात की, तो सिद्धांतों में ही जिक्र हो रहा है किसका, रुचि सिद्धांत का। कौन सा, किस पर ध्यान देना, ऑलरेडी आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, किस पर, बालक की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता। दैट मीन्स रुचि क्यों जरूरी है, और रुचि को आपको एक चीज बता दें, रुचि का जब जिक्र आता है, एग्जाम का एक क्वेश्चन है, अवधान का दूसरा पहलू क्या है। अवधान का मतलब होता है एकाग्रता, अटेंशन बोलते हैं। तो उसका पहलू या गुप्त पहलू क्या है, तो उसमें एक प्रश्न आ जाता है कि अगर एक सिक्का अवधान है तो दूसरा सिक्का का पहलू क्या होगा, रुचि होगा, या रुचि एक पहलू है तो दूसरा कौन होगा, तो वो अवधान होगा। दैट मीन्स रुचि क्या है, रुचि आपको प्रेरित करती है। बालक की रुचियों से संबंधित अगर अध्ययन अध्यापन की स्थितियां हों तो आप देखेंगे बालक स्वयं क्रियाशील होता नजर आता है, और यही एक कारण है कि बाल केंद्रित शिक्षा में सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है, किस पर, रुचि पर। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम भी यही बताता है, क्योंकि बच्चे पहले शिक्षा से दूर भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे, क्योंकि उनकी रुचियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, आइडियलिज्म, आदर्श मात्र था। जब ध्यान दिया गया किस पर,
महसूस किया गया कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है, और जोड़ने के लिए जरूरी क्या था, तो बालक की रुचियां जिस पर इससे पहले पूर्ववत ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और जैसे ही उस पर ध्यान दिया गया, देखा गया छात्र संख्या बढ़ने लगी, छात्र स्वक्रिया करने लगे, और जिस लक्ष्य और उद्देश्य तक या ज्ञानार्जन की स्थितियों में जहां तक शिक्षक पहुंचाना चाहता था, जिसमें असफल हो रहा था, अब सफलताएं क्या होने लगी, बढ़ने लगी, उसका प्रतिशत बढ़ने लगा। यही एक कारण है शिक्षा में किस पर, बालक की रुचि पर। ऑलरेडी आप जानते हैं बच्चों को खेलना पसंद है, बच्चों को गाना गुनगुनाना पसंद है, बालक को स्वक्रिया करना पसंद है, बालक को मनोरंजन, चित्र आदि के माध्यम से अध्ययन का, और जब जैसे ही इन चीजों को जोड़ा गया वैसे ही बच्चे क्या हुए, सक्रिय हुए, बड़ी शीघ्रता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया, ज्ञानार्जन की स्थितियां सुदृढ़ होती चली गई। साथ ही इसके बाद सिद्धांतों में जाएं तो निश्चित उद्देश्य, किसका सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। कहा गया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, कहा गया एजुकेशन के लिए नीड्स से जरूरी है क्या होना चाहिए, उद्देश्य। और उद्देश्य शिक्षा के लिए ही नहीं जरूरी बल्कि शैक्षणिक सफलता का मूल आधार है। तो जैसे ही आधुनिक युग आया, इससे पहले शिक्षा क्या थी, उद्देश्यों से कहीं भटकती नजर आ रही थी, या निहित उद्देश्य उसके क्या थे, निश्चित और सुनिश्चित नहीं थे, जिससे भ्रम और भ्रामकता का शिकार हो जाते थे बालक। इन चीजों को ध्यान दिया गया, और मॉडर्न एजुकेशन में वह दोष जो पूर्ववत थे उन्हें दूर करने के लिए शिक्षा को आयु स्तर, बालक की क्षमता और आवश्यकता को देखते हुए उद्देश्यों को सुनिश्चित किया गया, और सुनिश्चित के साथ सीमित किया गया आयु वर्ग के अनुसार, और देखा गया जिसका प्रभाव प्रभावशाली रूप से नजर आया। जिन उद्देश्यों को शिक्षक देना चाहता था वह आवश्यकता के अनुरूप और आयु स्तर के अनुरूप होने के साथ ही क्या बने, प्रभावी हुए, और उसके महत्व को समझकर बालक और बालक का कार्य और कार्य के साथ निश्चित समय में निश्चित संदर्भ के साथ चीजों को जब दिया गया तो बालक उससे आकर्षित हुए, आकृष्ट हुए और क्रियाशील हुए। यह भी एक सिद्धांत है। साथ ही सिद्धांतों में जाएं तो चयन सिद्धांत क्यों जरूरी, कहते नहीं दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। ठीक, कहा यह गया कि जैसे आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो बालक क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। साथ ही हो सकता है बालक की क्षमता से वो अधिक हो जाए। साथ ही क्योंकि अक्सर आपने देखा जब विषय वस्तु ज्यादा व्यापक हो जाती है और जब सारी चीजें समक्ष बालक के आती हैं और सारी चीजों को समाहित कर दिया जाता है, तो बालक यह नहीं समझ पाता क्या उपयुक्त और क्या अनुपयुक्त। और कहा गया उपयुक्त अनुपयुक्त की स्थितियां बृहद हो जाएं, विस्तृत हो जाएं, तो बालक की क्षमता से अधिक हो जाती है। तब बालक उनमें ना तो ध्यान को संलग्न कर पाता है और ना ही अत्यधिक विषय वस्तु होने के कारण वह उन चीजों के महत्व को समझ पाता है, या कुल मिलाकर मैं कहूं शिक्षा शैक्षणिक विषय वस्तु से दूर होता नजर आता है। यही एक कारण है। आपने देखा होगा जब चीजें पढ़ाई जाती हैं, कई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, कई टीचर्स बताते हैं, तो बृहद विषयों को छोड़कर जो चीजें आपके लिए परीक्षा उपयोगी उन चीजों का चयन करके वह देते हैं, और सीधा सीधा वह चीजें आपके लिए उपयोगी हैं, आपसे संदर्भित हैं, आप उद्देश्यों को आपके उद्देश्य का उन्होंने सुनिश्चित चयन कर लिया है और उसके आधार पर देते हैं जो आपके लिए बहु उपयोगी हो। इस उपयोगिता को देखकर आप सक्रिय और क्रिया करते हुए नजर आते। यही जरूरी है कि जिन चीजों को खेल से देना उन्हें खेल से दें, जिन्हें बालक को एक विशेष संदर्भ में पढ़ाना उसे विशेष संदर्भ से पढ़ाएं। विषय वस्तु को बृहद या विस्तृत देने की अपेक्षा जो बालक की आवश्यकता अनुरूप है, क्षमता अनुरूप है, उसका चयन जरूर करें। और जैसे ही आप चयन करेंगे आप देखेंगे बालक उस क्रियाविधि में आपके साथ होगा। कहने का तात्पर्य करूं कि विषय वस्तु विस्तृत नहीं बल्कि कैसे चयनात्मक हो, तो बाल केंद्र शिक्षा के अनुरूप होती, जो पूर्ववर्त नहीं हुआ करता था। ज्यादा से ज्यादा कंठस्थीकरण कराया जाता था, ठीक, रटाया जाता था, और रटाने की स्थिति कहते नहीं,
कि आप लोग अक्सर बोलते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटी सवेरे सफा। कारण क्या? क्योंकि विषय वस्तु का चयन नहीं किया गया। जो टीचर, जो शिक्षक विषय वस्तु का चयन करके निश्चित मात्रा में उद्देश्यों के अनुरूप चीजों का चयन करके देते, वह सीधा आपको प्रभावित करते हैं। और इस चीज का सीधा सीधा उदाहरण इस चैनल में ही आप देखते हैं, आपके सर एक आते हैं जीएस के, दिलीप सर, बड़ी चयनात्मक स्थितियों को देते हैं और इस चयनात्मक चीजों को देने से एक प्रभाव, और वो क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो चीजें हैं क्या? वो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। इसीलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब करते चलिए चैनल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, दोस्तों को पहुंचाइए, आप भी फायदा उठाइए। साथ ही आगे चले तो सिद्धांतों में लोकतंत्रीय, कौन सा सिद्धांत? लोकतंत्रीय सिद्धांत, जैसे अक्सर आप लोग जनतंत्रीय कहते हैं। कहा गया लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय सिद्धांत सीधा सीधा बताता है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी लैंगिक रूप में हो, बालक हो, बालिका हो, इसमें भेदभाव नहीं करता। साथ जब भेदभाव होता है तो बच्चे में विद्वेष, घृणा आदि चीजें निर्मित हो जाती हैं। जब शिक्षक इन चीजों को नहीं करता तो प्रेम और स्नेह के साथ, और ऑलरेडी कहा है ऑल टाइम एंड टीचर लविंग ऑफ टीचर, प्रेम से अगर पढ़ें और प्रेम से पढ़ाएं, शैक्षणिक स्वरूप क्या होता है? सुदृढ़ होता है और बच्चे खिंचते हैं, आकर्षित होते हैं, बच्चों को पसंद है, लाइक दिस लव, प्रेम। तो इसीलिए लोकतंत्रीय शिक्षण किस पर? प्रेम और स्नेह के साथ विभेद से मुक्त शिक्षण की बात करता है। साथ ही सिद्धांतों में जाएं, इतना तो क्लियर हो गया, ये मिटा रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि अन्य चीजें भी आपको बतानी सिद्धांतों में ही। तो साथ ही यहां आता है इसके साथ साथ व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत मैंने ऑलरेडी बताया, चाइल्ड सेंट्राइज्ड एजुकेशन सिस्टम, बच्चे को देखकर यह ध्यान देना जरूरी है। ऑलरेडी आप जानते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट डिफरेंट होता है। एक टीचर को अपनी कक्षा शिक्षण में यह जरूरी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो विविध भिन्न भिन्न आईक्यू स्तर के बालक और विद्यार्थी हैं, उनके आयु के स्तर के आधार पर उदाहरणों आदि को प्रस्तुत करें ताकि बालक उससे जुड़ सकें और जो बालक की आवश्यकता के अनुरूप होगा उसकी क्षमता के अनुसार होगा, जिसकी बात हमने पहले पूर्ववर्त की। साथ ही आता है सिद्धांतों की बात करें, विभाजन सिद्धांत किसके लिए जरूरी है? जैसे सीधी सी मैं बात करूं, आप भोजन लेते हैं, भोजन में भी रोटियां लेते हैं, तो अगर मैं कहूं आप ऑलरेडी 6 से 7 लेते होंगे, लेकिन उन चीजों को लेने का सही तरीका क्या है? 7 को 7 का एक साथ लेने में सक्षम नहीं है आप। यही स्थिति बालक की आयु स्तर के अनुसार चीजें, विषय ज्ञान आदि की स्थितियों को समग्र रूप से बालक नहीं ले सकता। इसके लिए जरूरी है कि चीजों को क्या करें? आवश्यकता और क्षमता के अनुसार आप विभाजित करिए, बांटिए, हिस्सों में दीजिए। और जब आप हिस्सों में देते हैं तो यह स्थिति क्या होती? यह स्थिति होती है कि आपका शैक्षणिक सूत्र आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक, देन छोटी चीजें आप बताते चलें और फिर समग्र, तो आप देखेंगे बच्चा बड़े आसानी से समग्र को धारण कर लेगा। ठीक, साथ ही सिद्धांतों में आगे बढ़े तो एक सिद्धांत और आता है जिसे आप लोग कहते हैं आवृत्ति सिद्धांत। कौन सा? आवृत्ति सिद्धांत, जिसे एक जर्नली आप और भी कहते हैं पुनरावृत्ति। समझ में आ गया होगा। कहा गया ज्ञान को स्थायी करने के लिए निम्न आयु स्तर पर आपने देखा होगा शिक्षक के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षण में प्रभावी उन बच्चों के लिए जो बोधात्मक स्थिति में उत्तम नहीं है, उन्हें बोधात्मक स्थितियों में तथ्य या ज्ञान को देने के लिए क्या किया जाता है? आवृत्ति सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बार बार दोहराना। और बार बार दोहराने से वह ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। और कहते भी करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाति ही स्थिल पर पड़त निशान। अर्थात चीजों को क्या करिए? बार बार करिए, रिवाइज करिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे जो आप चैनल देखते हो, चैनल को एक बार देखते हो गलत करते हो आप लोग। चीजों को अगर आपको बार बार आप रिकॉल करते हैं, बार बार उनकी आवृत्ति करते हैं, बार बार उस चैनल को देखते हो, और ना सिर्फ आप देखते हैं, अपने मित्रों को भी कहते हैं, और वो उन चीजों को लगातार देखते रहें, तो होता है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। आप देखेंगे, आप उसमें प्रवीण हो जाएंगे। चाइल्ड सेंट्राइज्ड एजुकेशन सिस्टम इसी चीज की बात करता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही
आगे सिद्धांतों में चलें तो एक और सिद्धांत आता है निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत। किसका? निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत। मैंने ऑलरेडी बताया कि चीजें कैसी, क्योंकि आपको बालक का निर्माण करना है, क्योंकि बच्चा शुरुआत से क्या होता है? खाली होता है। ठीक, उसे आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। और चाइल्ड सेंट्राइज एजुकेशन कहता है कि बच्चे का निर्माण किसके अनुरूप? समाज के अनुरूप। किसके अनुरूप? शासन के अनुरूप, समाज के अनुरूप, आदर्श के रूप में, नैतिक, उत्तम। और ये सारी चीजें कैसे आएंगी? तो आपने देखा बच्चे छोटे में हकलाते हैं, तो मनोरंजन के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, रचनात्मक कार्य कराकर उनके इस हकलाने की स्थिति को क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। अर्थात मनोरंजन के साथ आपने क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। स्वाध्ययन की इच्छा उत्पन्न करके भी। अच्छा, आप पढ़ाते हैं, बार बार डांटते डपटते हैं, बच्चा उतने ही समय बैठता है जितने समय आप ये क्रियाएं कर रहे होते हैं, लेकिन इससे आप देखेंगे बालक का निर्माण नहीं होगा। निर्माण कब होगा? कहते हैं लगन आ जाए, क्या आ जाए? स्वाध्ययन, और उसका महत्व समझने लगे बच्चा। बालक स्वाध्याय और अध्यापन की स्थितियों में आ जाए, अभ्यास करने लगे। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही लिख नहीं पाता, लिखने लगता है, बोल नहीं पाता, बोलने लगता है, चल नहीं पाता, चलने लगता है। ठीक है, सुलेख का अच्छा लेखन करने लगता है, बोल नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, पढ़ने लगता है। सिद्धांतों में बताया। लेकिन ये सारी चीजें प्राथमिक प्रारंभिक स्तर में किस रूप में होनी चाहिए? तो प्राथमिक या प्रारंभिक रूप में ये होनी चाहिए किसमें? मनोरंजन। मनोरंजन। और ये क्या है? ये एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। और इस मानसिक व्यायाम में बालक की ऊर्जा क्या होती है? लगातार बनी रहती है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता। मनोरंजन बालक की क्या है? रुचिगत स्वरूप है, और रुचियों के स्तर में बालक स्वक्रिया करता हुआ नजर आता है। तो ये सारे बाल केंद्रित शिक्षण के क्या थे? प्रिंसिपल से सिद्धांत थे। क्लियर हो गए होंगे आपको ये सिद्धांत। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं इसी में। बाल केंद्रित शिक्षा में बात आती है पाठ्यक्रम स्वरूप की। किसकी? पाठ्यक्रम स्वरूप की। अर्थात पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम स्वरूप, इसकी चर्चा कर लें। तो क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं पाठ्यक्रम स्वरूप कई बार आता, बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप का उद्देश्य क्या है? तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास, बालक के भविष्य का निर्माण। तो पाठ्यक्रम स्वरूप में कई चीजें बताई गई। निम्न चीजें निम्न प्रकार का होना चाहिए। अगर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर लें तो किस किस प्रकार का होना चाहिए, तो यहां पर सीधी सीधी चीजें आ जाती हैं। कैसा हो पाठ्यक्रम? लचीला हो। क्यों लचीला होना चाहिए? जो बालक की आवश्यकता, अलग अलग IQ के अनुसार। ठीक, साथ ही जो बालक का क्या है? वातावरण है, वातावरण अनुसार होना चाहिए। लचीले होने के साथ कैसा हो? जो उसका वातावरण है उसके अनुसार होना चाहिए, बालक के लिए सहज होगा। साथ ही पाठ्यक्रम कैसा हो? बच्चे को लगे कि वो क्या है? वो उसके जीवन के लिए क्या है? जीवन के लिए उपयोगी है। दैट मीन्स जीवन की उपयोगिता से संबंधित हो पाठ्यक्रम। ठीक, साथ ही आप जानते हैं चाइल्ड सेंट्राइज एजुकेशन ने एक चीज और बताई, आसानी से बालक कब क्रिया करता है? तो पूर्व ज्ञान पर आधारित। कैसा होना चाहिए? जो उसने निम्न कक्षाओं को अध्ययन अध्यापन के दौरान ज्ञान अर्जन किया है, उसी की अगली सीढ़ी हो तो बालक बड़ी सहजता से उस क्रिया में क्रियाशील होता है। तो क्रियाशील करने के लिए किस पर आधारित? क्रियाशीलता पर आधारित। और क्रियाशीलता का आधार क्या है? बालक की रुचि, बालक की क्षमता, बालक की आवश्यकता। तो क्रियाशीलता पर आधारित। यह क्रियाशीलता आती कब है? तो रुचि पर आधारित। आपको क्या देखना है? बालक की रुचियां, बालक की प्रारंभिक रुचियां क्या होती हैं? खाने की, खेलने की, मनोरंजन की। तो इन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जाता है।
साथ ही मैंने बताया चीजें जो हैं वो कैसी हों, बालक बड़े आसान। तो कहा गया शिक्षा में पूर्वक जो चीजें नहीं थी वो शामिल की गई। शामिल क्या किया गया? पहले उद्देश्य सुनिश्चित नहीं थे, अब क्या कर दिया गया? उद्देश्य निश्चित, आयु स्तर, क्षमता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उद्देश्यों को भी क्या कर दिया गया? सुनिश्चित कर दिया गया। साथ ही अगर देखें तो इन सारी चीजों के साथ कुछ चीजें और ध्यान देने जरूरी है। तो कहा गया पाठ्यक्रम क्या हो? तो मानसिक स्तर अनुसार, किसके अनुसार? मानसिक स्तर के अनुसार, जो बच्चे का लेवल है उसके अनुसार चीजों को दीजिए। ठीक, साथ ही किस पर? आवश्यकता स्तर अनुसार हो, जो बच्चे के लिए जरूरी हो उसके अनुसार अगर आप चीजों को देते हैं। साथ ही आवश्यक, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, तो किस पर? मैंने बार बार बात की, किसकी? व्यक्तिगत विभिन्नता की। आपकी कक्षा में भिन्न भिन्न छात्र होते हैं, उनका आईक्यू अलग अलग होता है, उन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और एक चीज और, क्योंकि आपको नागरिक बनाना है अच्छे, तो कैसा हो? राष्ट्रीय भावना अनुसार। राष्ट्रीय भावना अनुरूप ये पाठ्यक्रम स्वरूप है किसका? चाइल्ड सेंट्राइड एजुकेशन का। क्लियर है? अब बात आती है स्वरूप के साथ कि महत्व क्या है, किसका महत्व की बात करते हैं हम। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है? तो इसके महत्व की अगर चर्चा करें तो क्या महत्व है? तो देखिए, चाइल्ड सेंट्राइड एजुकेशन सिस्टम क्यों आया, इसके तो कारण यह बताया क्योंकि इससे पहले इस चीज की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। बच्चे शिक्षा और शैक्षणिक चर्च से या शैक्षणिक व्यवस्था से दूर भागते नजर आ रहे थे। सरकार की हर एक पहल निष्फल होती नजर आ रही थी। तब जरूरी हो गया था और इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा की इंपॉर्टेंस, आवश्यकता महसूस की गई। तब यह व्यवस्था आई जिससे छात्र संख्या बढ़ी, बालक क्रियाशील हुए, स्वागत अध्ययन अध्यापन की स्थितियां आई। तो इसके निम्न महत्व हैं। महत्वों पर अगर चर्चा कर लें तो कुछ इस तरीके से महत्व है। जैसे ऑलरेडी इसमें क्या है? बालक प्रधान शिक्षा है। केंद्र बिंदु में कौन है? आप ऑलरेडी जानते हैं, बालक है। बालक की स्थिति, क्षमता, आवश्यकता, प्रवृत्ति के अनुसार बालक को ध्यान में देखकर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था का आयोजन है। ठीक, साथ ही दूसरी चीज अगर देखें तो महत्वपूर्ण क्यों है? तो एक तो सरल है और दूसरा रुचिकर है। किसके अनुरूप है? बच्चे के अनुरूप। इसलिए भी बच्चे आकृष्ट हुए, संख्या बल बढ़ने लगा। साथ ही इसमें थोपा नहीं जा रहा, दबाव नहीं है। आत्मा, जिसे हम कहें कि बालक जो है, तो आत्मा बालक की इंटरनल जो चीजें हैं, तो बालक की आत्मा जो है उसे क्या मिल रहा है? तो आत्मा व्यक्ति अवसर दिया जा रहा है। अर्थात बालक अपनी भावनाएं क्या कर सकता है? व्यक्त कर सकता है। और जब बालक इन चीजों को करता है तो आत्मनिर्भर बनता है, यह अवसर दिया जाता है इस व्यवस्था में। साथ ही क्या है? तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल है। किस पर बल? ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर। अर्थात छूकर, देखकर, चखकर, तो ज्ञानेंद्रियों पर बल या ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। और बालक जब इन चीजों को कर ले, आप बता रहे हो मीठा है और बच्चे को एक बार खाने को मिल जाए एप्पल से, और वो खाकर अपने आप उसे वो चीज अनुभूति प्राप्त हो जाती है, ये चीजें। और साथ ही किस पर? तो दैनिक जीवन से मीन्स व्यवहारिक के साथ क्या है? यह सामाजिक भी, समाज के अनुरूप। मीन्स व्यवहारिक और सामाजिकता दोनों के साथ शैक्षणिक व्यवस्था क्या हो रही? संचालित हो रही। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये इसके क्या है? महत्व है। किसके? बाल केंद्रित शिक्षा के। बात करूं रोल ऑफ टीचर, एक शिक्षक की भूमिका क्या है, आपकी भूमिका क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा।
अब बात आती है रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका क्या। बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका, शिक्षक की, आपकी, शिक्षक की भूमिका। अगर रोल की बात करूं तो एज अ टीचर बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का सहयोगी कौन, सिर्फ आप, शिक्षक। मार्गदर्शक वो कौन, सिर्फ आप। कुल मिलाकर कहूं तो जितनी भी क्रियाकलाप बालक के द्वारा कक्षा में संपादित की जाएंगी यथार्थ उद्देश्यों से जो संबंधित हैं, जो महानतम लक्ष्य से संबंधित हैं, जो शिक्षक के द्वारा संचालन के दौरान बालक का सर्वोत्तम विकास या सर्वांगीण विकास करने के लिए दिया जाएगा, तो उसमें शिक्षक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक बालक की सहायता करेगा। या केंद्रीय रूप में कहा जाए तो यह बाल केंद्रित शिक्षा में जो कार्यरत क्रियाशील कार्य है वह शिक्षक को दिया गया। शिक्षक यहां पर बालक को स्वतंत्रता देगा, अवसर देगा, कार्यक्रम बालक के द्वारा संपादित कराएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो निष्कर्ष में पहुंचूं तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में है। बिना उसके मार्गदर्शन के अभाव में यह शिक्षा व्यवस्था क्या है, अधूरी है। दैट मीन्स मार्गदर्शक, दिशा निर्देशक, सहयोगी की भूमिका में बालक का सर्वोत्तम विकास करने के लिए यह व्यवस्था है, जिसमें बालक को पर्याप्त स्वतंत्रताएं हैं, बालक स्वयं क्रिया करके सीखता है, चयन करता है, पाठशाला में दैनिक कार्यक्रम का संपादन करता है, स्थानीय समाज आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन और सहयोग किया जाता है। द रोल ऑफ टीचर, ये किसका, शिक्षक का रोल है। अब ध्यान देना, क्योंकि यह व्यवस्था क्या है, बाल केंद्रित है, लेकिन इससे पूर्व शैक्षणिक व्यवस्था बाल केंद्रित नहीं थी। उससे पहले शैक्षणिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु कौन था, शिक्षक। तो कई बार आता है बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में अंतर क्या है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा दोनों पर, क्योंकि अक्सर आ जाता है। किन किन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं अपन, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंट्राइड की बात हो रही है, जिसे अभी हमने अध्ययन किया, बाल केंद्रित। और इससे पूर्व जो संचालित हो रही थी वो क्या थी, और शिक्षक केंद्रित। और शिक्षक केंद्रित शिक्षा, दोनों में अंतर क्या है, इस पर प्रकाश डालते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने। आप देखिए, अगर अंतर की बात करें तो अंतर के बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खास खास का हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है, समय को देखते हुए, समय संदर्भ को। दैट मीन्स ऑलरेडी आप जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा नीड्स, आवश्यकता, बालक की रुचि और क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। दैट मीन्स यहां पर बालक की रुचि और क्षमता ही क्या है, प्रमुख है। वहीं केंद्र बिंदु कौन है, बालक है बाल केंद्रित में। वहीं अगर बात करें तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा में प्रमुख कौन है, शिक्षक सर्वोपरि है, सर्वोसर्वा कौन, शिक्षक। और बाल केंद्रित में कौन, इसलिए मैंने कहा यथा नाम तथा गुण, बाल केंद्रित बालक सर्वोच्च, शिक्षक केंद्रित शिक्षक सर्वोच्च। दूसरे बिंदु पर जाएं तो बाल केंद्रित शिक्षा में शैक्षणिक कार्यक्रम का मूल आधार विद्यार्थी होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शैक्षिक कार्यक्रम को पूर्व नियोजित होते हैं और जो छात्रों को आकर्षित शिक्षक स्वयं पूरा लेकर आया है और उसी के हिसाब से अपने हिसाब से संचालित करेगा, जिससे बच्चे जुड़ते नजर नहीं आते। ये चीज देखी जाती है किसमें, शिक्षक केंद्रित। वहीं बाल केंद्रित में अगर देखें तो बाल केंद्रित में शिक्षा बालक के अनुभवों पर निर्भर है, जो एक्सपीरियंस उसने किए, जो रुचिवर्धक भी होती है, उत्साहवर्धक भी होती है, बालक के सृजनात्मकता का खूब विकास होता है, बालक संलग्न नजर आते हैं। वहीं शिक्षक केंद्रित शिक्षा में सृजनात्मक शक्ति का कोई विकास नहीं होता, ना ही बच्चे उत्साहवर्धन की स्थितियों में होते हैं, बल्कि दबाव में नजर आते हैं। वहीं देखें तो बाल केंद्रित शिक्षा में अनुशासन, स्वावलंबन, ये गुण स्वतः विकसित होते हैं, जबकि शिक्षक केंद्रित में जो स्वानुशासन है, स्वावलंबन है, ये स्थितियां दबाव
की रूप में आती हैं जो पूर्णकालिक और दीर्घकालिक स्थिति में क्या होती हैं, अनुपयुक्त हो जाती हैं। सीधा सीधा सही है। वहीं अगर बाल केंद्रित शिक्षा में करें तो मूल्यांकन जो है वो सतत है, वस्तुनिष्ठ होता है। शिक्षक केंद्रित में यह मूल्यांकन सतत और वस्तुनिष्ठ नहीं नजर आता। कुल मिलाकर अगर कहें यथा नाम तथा गुण बाल केंद्रित बालक प्रमुख है, आवश्यकता, आधार, उत्साह की आदि की स्थितियां, स्वावलंबन, अनुशासन के गुण, सतत और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की स्थितियां। वहीं शिक्षक केंद्रित में शिक्षक सर्वोपरि, छात्र आकर्षित नहीं होते, शिक्षक के कारण सृजन शक्ति का विकास नहीं होता, स्वानुशासन, स्वावलंबन, श्रम साध्य जैसे गुण विकसित नहीं होते। कुल मिलाकर कहें तो यह पूर्व नियोजित होता है शिक्षक केंद्रित, जिसमें अक्सर शिक्षण असफल घोषित होता हुआ नजर आता है। तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट बाल केंद्रित शिक्षा, और साथ ही इससे पूर्व जो शिक्षण चल रहा था शिक्षण केंद्रित शिक्षा, बिटवीन द डिफरेंसेस, दोनों का अंतर और स्पष्ट हो गया होगा। बस सब्सक्राइब करते चलिए, अध्ययन करते चलिए।